नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। एक फिल्म आई है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, द कश्मीर फाइल्स। उसमें कई तरह की कहानियां हैं, कई जिक्र है कश्मीर की उस घटना का जिस पर खूब चर्चा हो रही। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेताओं से इतर समाज में भी उस फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए फिल्म पे तो नहीं लेकिन उससे इतर उस घटना के साक्षी रहे। 90 के दशक में कश्मीर में क्या कुछ हुआ, उस घटना को अपने आंखों देखा, एक तरह से देखा, अनुभव किया। वो तीन शख्सियत हमारे साथ हैं। क्षमा कौल जी हैं, साहित्यकार हैं, आपकी उपन्यास भी आई है, कहानियां लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हिंदुस्तान पर समय देने के लिए। हमारे साथ महाराज कृष्ण भरत जी हैं, आप जम्मू में टीचर हैं, शिक्षक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर समय देने के लिए। हमारे साथ महाराज कृष्ण भरत जी हैं, आप का एक परिचय है कि आप फिल्म मेकर हैं, कहानियां गढ़ते हैं। कृष्ण शाह जी, माफी चाहते हैं, महाराज कृष्ण शाह जी, आपका एक परिचय है कि आप फिल्म गढ़ते भी हैं, कहानियां गढ़ते हैं, पर्दे पर उसको उतारते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर। नमस्कार। मैं क्षमा जी आपसे शुरू करना चाह रहा था कि क्या कुछ हुआ था 90 के दशक में, जैसे मुझ जैसे जो लोग जिनका जन्म नहीं हुआ था, आप लोगों ने उस समय क्या कुछ घटना घटित हुई थी, क्या कुछ हुआ था फिल्म के इतर आप लोगों के क्या अनुभव, मैं वो एक एक करके जानना चाहता हूँ। क्षमा जी आपसे शुरू करते हैं। अगर आपको मैं बताने लगूं क्या कुछ हुआ था, फिर हमें कम से कम 1 साल चाहिए ऐसे ही स्टूडियो में बैठकर बताने के लिए। 1 साल एक एक करके अगर मैं बताऊं और फिर उस पर मेरे अनुभव भी बताऊं। ये तो एक महागाथा है, जिनोसाइड है, नरसंहार है, एक मैसेकर है भयानक, और मैसेकरों का एक पूरा क्रम है, एक ही नहीं है। ये जनसंहार है। ये कैसे, कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म करूं? सच मानो तो आज भी इसका अंत नहीं हुआ है जिनोसाइड का। तो ये जिहाद वहां शुरू हुआ बड़े ढंग से, बड़े तरीके से, तभी से जब से भारत आजाद हुआ और 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आ गया। और जम्मू तो खैर हिंदू बहुल था, लेकिन कश्मीर अपने काम में लग गया कि हमें इसे भारत से अलग करना है। किस बेस पर? मजहब की बेस पर। और ये होता रहा, हम सहते रहे। भारत की सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई इसका इलाज नहीं किया, जबकि उनको पता था सब कुछ। और शिकार हम होते रहे। और अंत ऐसा हुआ कि 19 जनवरी की रात को महाप्रलय हुई वहां। उसमें से मैं आपको क्या क्या बताऊं? अपना बताऊं तो कैसे हर मस्जिद से नारे लग गए, कैसे उस रात लगा कि नहीं, अब जीने वाली कोई बात नहीं है। कैसे मेरे बच्चे चिल्लाए कि मम्मी लोग पागल हो गए हैं, लोग पागल, छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाई की बेटी, मेरा बेटा। तो कैसे उन्होंने दरवाजे खटखटाए, कैसे बोला कि औरतों को इधर ही छोड़ो, स्त्रियों को इधर छोड़ो और तुम लोग चले जाओ। और उस दिन उसने मोमेंटम पकड़ा 19 जनवरी की रात को, और उस रात मैक्सिमम कश्मीरी हिंदू भाग गए। और उसके बाद ये क्रम जारी रहा, अपहरण, हत्याएं। टिकलाल टब्लू से शुरू नहीं हुआ, ये उससे पहले शुरू हुआ, लेकिन वो मामले रफा दफा किए गए और किसी को सजा नहीं हुई। हमारे घर के बगल में मंदिर, उसको आग लगाई गई हमारे सामने, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगी, आपसे प्रार्थना करूंगी। मेरे 3 उपन्यास है, दर्दपुर है, उन दिनों कश्मीर है, जो उसके बाद भी जो जिनोसाइड की मैं बात कर रही हूँ। अमरनाथ एजिटेशन हुई 2008 में, जब वहां अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए 200 कनाल, शायद मुझे वो नहीं मालूम है उसका क्या है, उसको देख सकते हैं। वो जो श्राइन बोर्ड को जमीन दी जाती है ताकि यात्रियों के लिए सुविधा
पैदा की जाए, उनको थोड़ी सहूलियतें देने का स्थान मिले। और वो जगह, वो जो स्थान है वो वन विभाग के अंतर्गत है। वन विभाग के अंतर्गत भी वो यूं ही है क्योंकि वो कोई उपजाऊ भूमि नहीं है, वो बर्फ के नीचे रहती है वो जगह। वो तक जो दिया गया था तो उसको भी ले लिया वापस कि यहाँ साधु संत आएंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे। इनके तर्क देखो, ये भारत कुतर्कों में फंसा है। मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? और जिनोसाइड जो है अब भी चल रहा है। जिनोसाइड उस समय परवान चढ़ गया जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बना और मुफ्ती सईद उसका मुख्यमंत्री गृह मंत्री बना। ये कहां से मैं बताऊं शुरू हुए? 1 मिनट मुझे थोड़ा सा और बोलने दीजिए। उसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की, उसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की, लेकिन वो आजाद है। आज वो अगर बंद है तो हवाला मनी के कारण, वो हत्याओं के लिए बंद नहीं है। हमारा सिस्टम, हमारा शासन ये तब से शुरू हुआ जब शासन में सेकुलरिज्म आया, जब संविधान में सेकुलरिज्म आया, जब संविधान में 370 आया। मैं रोकना चाहूंगा। बिटा कराटे आपका अपने टीवी वीडियो भी देखे होंगे, जो फिल्म में भी फिल्माया गया है। वो आराम से बैठा है, आज बक कर रहा हर कोई, लेकिन वो उसके साथ कोई हाथ नहीं लगाता। ये कहानी कितनी कहें, कितनी भूले। अभी मेरा एक दूसरा उपन्यास भी है, मूर्ति बंजर, वो भी इसी क्रम में अगली कथा कहता है। हम कितना कहें, ये तो बहुत, ये तो पाइल अप हुआ है, ये बहुत ज्यादा जमा हो गया है ये। और अब जो सरकार है जिससे हमें आशा है, ये कानून तो पास करती है लेकिन ग्राउंड पे कोई कर्म नहीं करती है। जिसके साथ जो क्रियान्वित न हो वो भी वैसा ही न किए जाने के बराबर है। मैम तो मैं क्या बोलूं, कहां से शुरू हुआ? कि हमें बहुत लंबी चर्चा करनी, इसलिए हम सबसे थोड़ा समझना चाहते हैं। जरूर लीजिए, जरूर मुझे टोकिए और रोकिए, कोई बात नहीं। मैं क्योंकि मुझे मैं समझना चाहता हूँ, जिसे मैम ने कहा कि कहाँ से शुरू करें और कौन सी वो कहानी बताएं। बहुत सामान्य सी जो चीज, जैसे मैंने पहले कहा कि हम जैसे बड़ी संख्या में जो लोग जिनका जन्म भी तब नहीं हुआ था, वो लोग उस रात की कहानी, उस घटना आप पर क्या बीती, वो दर्शकों को बताएं। उस दिन क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ आपके पास हो रहा था, किस तरह का माहौल था, ये हम समझना चाह रहे हैं। ये प्रश्न किनसे कर रहे हैं आप? जी आपसे ही थे। जी आपसे। जी। दरअसल जैसे डॉक्टर शमा कौल जी ने कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं और जिनके कारण हमें वहां से उखड़ना पड़ा, उजड़ना पड़ा, उसी को बात को थोड़ा और आगे जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर में जो षड्यंत्र रचा गया, यह षड्यंत्र जो है ये भारत के विरुद्ध षड्यंत्र था और है भी। क्योंकि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित यानी हिंदू हैं, उन्हें भारतीय एजेंट कह करके पुकारा गया। कश्मीर का षड्यंत्र न केवल कश्मीरी हिंदू के विरुद्ध है, बल्कि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, भारतीय इतिहास के विरुद्ध है, देश के प्रतीक जो चिन्ह है उनके विरुद्ध है। ये इसका एक व्याप है, एक व्यास है। और इसके पीछे एक जो भीतर से जो घट रहा था, जो कश्मीर में जो अलगाववाद था, जिसकी नींव 1931 में पड़ी थी, वो भी एक घटना है। उस 1931 का इतिहास जो था, वहां से ये बात शुरू हुई, अगर हम मतलब ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। और वही बात हमें आगे चल करके जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कश्मीर में जो सरकार बनी, उन्होंने उन्हीं नीतियों को अपनाया जो 1931 में कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र उस समय तत्कालीन महाराजा के विरुद्ध चल रहा था कश्मीर में, तो उसी को उन्होंने कार्यान्वित किया। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया। अब आप जो कह रहे हैं जो कश्मीर में वास्तव में था क्या, दरअसल ये जियाउल हक का जो ऑपरेशन टोपैक था, उसके अंतर्गत जो योजनाएं बनाई गई थी उनको उन्होंने वहां कार्यान्वित किया। दरअसल जो भारत के प्रतीक चिन्ह थे, जो संस्थाएं थी, उनको हिट करना,
जो भारतीय एजेंसियां हैं वहां जो देश हित में काम कर रही हैं उनकी हत्याएं करना, जो कश्मीरी पंडित हैं वहां पे, जो उनके प्रमुख नेता हैं, पहले उनको चुना कि उनकी हत्या होगी तो जो समाज है वो डरेगा, भयभीत हो जाएगा और भाग जाएगा यहां से। जिस प्रकार से 14 सितंबर 1989 को पंडित टीकालाल टपलू जी जो वकील थे, उनको बिल्कुल उनके घर के बिल्कुल पास में दिन दहाड़े सामने ब्लैंक रेस से उनकी हत्या की गई। उस हत्या से हमारे समाज में बहुत ही आक्रोश उत्पन्न हुआ। हम काफी असुरक्षित महसूस किया, एक बहुत बड़ा झटका लगा। और दूसरा बड़ा झटका जो था वो था अनंतनाग में पंडित प्रेमनाथ भट्ट की जो हत्या हुई, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो एक वकील थे, और उसके तुरंत बाद वहां से हमारा पलायन हुआ। देखिए उस समय नारे क्या थे? नारे थे यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। ए काफिरो, ए जालिमो, कौन से जालिम हम हैं? मुझे आप बताइए, कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी हिंदू जो है, आज तक आप एक भी घटना नहीं बता सकते कि कश्मीरी पंडित ने किसी को मारा, किसी की हत्या की। वो तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, उनमें भारत बसता है, उनके चेहरे में, उनके मस्तक में तिरंगे का रंग भरा है, वो राष्ट्रीय है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्र को हिट करना है, देश को हिट करना है, भारतीय प्रतीक चिन्हों को हिट करना है, तो उसके सामने सिंबल क्या है, वो है कश्मीरी पंडित। तो आप कश्मीरी पंडित को हिट करो। तो वही किया उन्होंने। देखिए नारे क्या है, नारे हैं ए काफिरो, ए जालिमो, और यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। जैसे डॉक्टर क्षमा कुल जी ने एक नारे का उल्लेख किया कि कश्मीर की जो हिंदू महिलाएं हैं उनको यहाँ रखिए। देखिए कितनी घृणित मानसिकता है। और कश्मीरी पंडित जो है उनको वो उनको भगाओ यहाँ से, उनको मारो यहाँ से, हमें क्या चाहिए। और जो निशंस हत्याएं हुई, गिरजाधर, उन्होंने क्या किया था? गिरजा टिक्कू, उनको क्या किया? उनको आपने चीरा। किसमें? पहले गैंग रेप किया, फिर आरे की मशीन पर उनको चीरा। उनका अपराध क्या था? वे हिंदू थे, वे भारतीय थे, वो देश की आवाज थे, इसलिए आपने उनको मारा। और इस तरह की घटनाएं, सरला भट्ट, आप देखिए हमारी जो महिला शक्ति है उनको आपने किस तरह से, हम बयान नहीं कर सकते, हम अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर सकते, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी का सशक्त जो उसकी अभिव्यक्ति हुई है वो हुई है द कश्मीर फाइल्स में। आज जो देश ने एक ट्रेंड स्थापित किया, एक जो नरेटिव देश में जो सच को छिपाया गया था, जो सच के ऊपर पर्दा डाला गया था, जो एक षड्यंत्र रचा गया था, वह सच आज सामने उभर कर आया है। और उस सच का प्रतिनिधित्व जो है द कश्मीर फाइल्स में किया है। हम भुक्तभोगी हैं। एक मित्र मुझे फोन कर रहे थे कि हम नहीं देख सकते वो फिल्म, हम वो अत्याचार फिर से नहीं देख सकते, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से एक सैलाब उतर आया, आंसुओं का सैलाब जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में, और एक जन आंदोलन स्थापित हो रहा है, एक नरेटिव स्थापित हो रहा है कि कश्मीर में जो अत्याचार है, जो जेनोसाइड है, जो जातीय नरसंहार हुआ है, वो कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है। जो वेदना है, जो पीड़ा है उनकी, जो उन्होंने भोगा है, जो आज तक जिसको सामने नहीं लाया गया, आज देश का आम नागरिक उस पर लिख रहा है, उस पर अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है। जिसने कभी कलम नहीं उठाई, जिसने कभी लिखा नहीं, लेकिन हमारी व्यथा को देख करके वह आज उस हमारी कथा को, हमारी व्यथा को, हमारे दर्द को, कश्मीर के इतिहास को, कश्मीर के सच को जो है उस सामने देश की जनता
विश्व के कोने कोने में बसे हुए हमारे लोग और वहां की जनता इस व्यथा को सामने उकेर रही है। मैं बहुत आभारी हूँ इस वक्त क्षमा जी का और महाराज कृष्ण भरत जी का। महाराज कृष्ण भरत जी और क्षमा जी ने तो उन्होंने आपके सामने जो है तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर दी है, बहुत खूबसूरती से ये बात बताई। देखिए वहाँ पे एक अंदर ही अंदर जो एक तूफान रचा जा रहा था, जो कि टोटली कम्युनलाइज हो गई थी वहाँ की क्वालिटी जो है, और जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस, इसमें एक पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस वहाँ पे जो उन्होंने गवर्नमेंट का हस्तांतरण किया, मीर कासिम जी को हटा के उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को लाया। शेख अब्दुल्ला उससे पहले प्लेबिसिट पार्टी बना चुके थे। 1931 के बाद जो इन्होंने बताया, प्लेबिसिट पार्टी बनाने के बाद उन्होंने जब एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस बनाया और उन्होंने इक़्तिदार वहाँ पे हासिल किया, तो वो सारे प्लेबिसिट वाले जो है वो सदमे में थे कि पाकिस्तान होना था तो ये क्या हो गया। उनको समझाया गया कि चिंता मत करो, हुकूमत अपनी आ गई है, इसमें कोई किसी का परवाह नहीं है। उधर से कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। शेख अब्दुल्ला बहुत बड़ा टाल पर्सनैलिटी था वहाँ पे। वो कहते थे अल करे वांगन कर बाप करे लो। उसका मतलब होता है चाहे मैं कद्दू बनाए चाहे मैं बैंगन बनाए, हमारा बाप जो है, हमारा पिता जो है वो शेख अब्दुल्ला है। उस वक्त उनका पिता शेख अब्दुल्ला था। फिर उसकी कब्र पे वो खोदने उसको चले गए, वो दूसरी बात है, और क्यों गए वो भी सबको मालूम है। उसके बाद जमात इस्लामी को वहाँ पे कांग्रेस ने जो है वो प्रश्रय दिया शेख अब्दुल्ला को तोड़ने के लिए, और अपने ही पाँव में भेड़ियाँ डाल दी और अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया। इस तरीके से वहाँ पोलराइजेशन, जो कम्युनल पोलराइजेशन है, वो एक्सट्रीम पे हो गई और जमात इस्लामी को खुला हाथ मिला। भुट्टो को जो फांसी हुई, जमात इस्लामी और एनसी ऐसे आपस में भिड़े हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक कत्लो गारत मचा दी उन्होंने, जमात इस्लामी वालों को बहुत पीटा उस वक्त, और अंततः जो है उसका निष्कर्ष जो है इस सारे खेल का जो है वो एक्सट्रीमिज्म जो कि दुनिया में चल रहा था, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद, उसको पाकिस्तान ने शह दिया। उसको मतलब फारूक अब्दुल्ला ने लंबी छूट दी और ये लोग चले गए। ये सबको मालूम है, ये लोग 1986 से जा रहे थे वहाँ पे। इससे पहले अल-फतह हुआ था 1965 में, सबको मालूम है। उसमें लोग पकड़े गए थे, उस वक्त वो इन्वॉल्व थे। उस वक्त भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कुछ ऐसी, लेकिन उस वक्त उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जहर जो है ये चला गया। और ये कहते हैं कि वीपी सिंह की हुकूमत उस वक्त थी, भाजपा जो है उस वक्त उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने सपोर्ट वापस करके गवर्नमेंट गिरा के क्यों नहीं किया था। ये एक दिन की थोड़ी बात थी। ये तो जैसे क्षमा जी ने आपको बताया, भरत जी ने बताया, ये तो जो सारी मुहिम थी वो अगेंस्ट इंडिया थी। और हमको इंडिया, जो कश्मीरी पंडित है उनको इंडियन एजेंट्स माना जाता था, और अगर कुछ मुसलमान भी इंडिया के साथ थे उनको भी इंडियन एजेंट्स माना जाता था। उनकी भी हत्याएं हुई, उनको भी नहीं बख्शा गया। लेकिन हमारे साथ जाति संहार हुआ, हम लोगों को वहाँ से निकाला गया, हम लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया, जैसे बंदूक की नोक पे निकाला गया, जैसे नारे इन्होंने बताए वो। अब इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो हो रहा है, ये फिल्म आ गई, इस फिल्म में 4-5 घटनाएं कुल बताई गई है। समाजी भी उसका समर्थन करेंगी कि फिल्म जो है कुल रिप्रेजेंटेटिव 3-4 घटनाएं कुल बता दी गई है। उसमें हमारा जो दर्द है वो सारा नहीं, ले इसमें भी कितना बवाल हो रहा है, 0.5% भी नहीं है, मतलब। और इसी पे ये पागल हुए जा रहे और बोल रहे प्रोपेगेंडा है। ये इतना भी सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस पे मुझे हैरत है। महाराज जी, मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा। अगर आप ये समझ लें, जब बोला गया था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये गज़वाए हिंद का सारा काम है तरुण जी। ये गज़वाए हिंद का एक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप काम है। अब शेष भारत में देखिए, ये इनको इस तरह से एक प्रोग्राम है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं इसको, इसीलिए वो, क्योंकि उन्होंने इतनी देर तक सच को झूठा कहा और वो चला।
वो बिका। अब परेशानी हो रही है, क्यों? सच कहने वाले एकदम से अब उनको अभिनीत करके दिखा रहे हैं और उसे जुठलाया नहीं जा सकता। उससे मानवीय संवेदनाएं अब प्रखर होके उभरी है, तब भी इनको विश्वास झूठ पर ही है। They have designs. जबरदस्त डिजाइन